नमस्कार दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल एवीएम स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 प्रथम प्रश्न पत्र 1 से 5 के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण किसमें होता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जन्मजात और अर्जित पर। तो इसके बारे में थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरकों को जन्मजात अभिप्रेरक में वर्गीकृत किया। इसके अंतर्गत जो है जो व्यक्ति में जन्म से पाए जाते हैं, जैसे भूख हुआ, प्यास हुआ, निद्रा हुआ और विश्राम हुआ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी होता है। क्योंकि सीखने के स्थानांतरण को मनोवैज्ञानिकों ने 3 भागों में वर्गीकृत किया है: सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव और शून्य प्रभाव। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, गेस्टाल्टवाद। सीखने के जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं वो कोहलर माने जाते हैं। कोहलर कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे। इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रयोग सुल्तान नामक वनमानुष पर किया था। ठीक है दोस्तों, यह हुआ गेस्टाल्टवाद और अंतर्दृष्टि के बारे में इतनी सी जानकारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था? किसने किया था? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एबिंगहास ने। एबिंगहास ने कहा था कि निरर्थक शब्दों के प्रयोग से ही धीरे धीरे सार्थक शब्दों का प्रयोग करना सुगम हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीखने के नियम किसने दिए हैं? सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पहला है प्रयास, पहला है इसमें तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। 3 नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीखना क्या है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि सीखना जो है सतत रूप से चलने वाली एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभिवृद्धि जो है एक निश्चित समय एवं एक निश्चित सीमा तक चलते हैं। ठीक, वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था, जैसे कि फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत हुआ, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हुआ, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत हुआ, चोम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत हुआ और 5वां है कोहलवर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह कथन रास के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि रॉस ने इसलिए कहा क्योंकि व्यवहार के कारणों एवं प्रक्रिया को समझने के लिए व्यवहार का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही चिंतन है। चिंतन क्या होता है? व्यवहार के कारणों एवं प्रक्रिया को समझने के लिए व्यवहार का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन, ठीक है, चिंतन होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ठीक, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है बाल मनोविज्ञान बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं तथा उनमें
होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक इत्यादि परिवर्तनों का ज्ञान कराता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होता है? तो क्या होता है इसमें तो आपको पता ही होगा, इस प्रश्न के उत्तर से आप अवगत होंगे। बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु होता है वो बालक होते हैं। इसमें सिर्फ जो है बालक में हो रहे शारीरिक व व्यवहारिक परिवर्तन का न केवल अध्ययन अपितु विभिन्न शिक्षण विधियों और प्रविधियों की सहायता से भी परीक्षण संपादित करता है, जिससे कि बालक का सकारात्मक विकास संभव हो सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या है? शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी। स्मरण होता क्या है दोस्तों, आपको हम पहले बता चुके हैं, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। स्मरण या स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति धारण की गई विषय वस्तु का पुनः स्मरण करके चेतना में लाकर उसका उपयोग करता है। ठीक है दोस्तों, स्मरण एक क्षमता होती है जिसके सहारे उद्देश्यपूर्ण कार्य किए जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने अच्छी स्मृति की निम्नलिखित विशेषता बताई है: शीघ्र अधिगम, उत्तम धारण, शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र तथा सही पहचान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संवेग शब्द का सार्थिक अर्थ क्या है? संवेग शब्द का जो सार्थिक अर्थ है वो ऑप्शन नंबर सी है, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। संवेग शब्द से तात्पर्य यह होता है कि आंतरिक भावों का बाह्य प्रकाशन होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? अनुकरण है। अनुकरण मतलब देखकर या फिर नकल करके सीखना, जिससे कि बच्चा जो होता है उस कार्य को करने में जो समस्या उत्पन्न होती है उसको समझने का भी प्रयास करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने दिया था? तो बिने साइमन ने दिया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बिने साइमन कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और बिने कहाँ के थे? फ्रांस के थे। बिने को जो है बुद्धि मापन का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने साइमन के सहयोग से 1905 में प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण किया और बुद्धि परीक्षणों को जो है 2 भागों में बांटा, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। क्या है उत्तम शिक्षण विधि? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि और ये सभी। तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकंड दोस्तों, ये सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट। ठीक, 1 सेकंड दोस्तों। हाँ, तो बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? इस आंसर का राइट आंसर क्या होगा? बाल विकास में क्या होता है? उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी मतलब प्रक्रिया पर भी बल होता है और उसके बाद जो है वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी, ये सब। तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र होता है। क्या होता है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन और बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
उपरोक्त सभी। इसके बाल विकास के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। निरंतर विकास का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर विकास का सिद्धांत, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, विकास की दशा का सिद्धांत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है किसका सिद्धांत है? डार्विन का। ठीक, वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, ठीक, इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिने साइमन परीक्षण किसके द्वारा नापा गया? बिने साइमन परीक्षण जो है सामान्य बुद्धि द्वारा मापन किया जाता है, बिने साइमन परीक्षण का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं देख लेते हैं उनको। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकेंड, दोस्तों। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, ये सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक सेकंड, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन किसका है? हरलाक का है। किसका है? हरलाक का है। जिन्होंने समाज के प्रभाव का बालक के विकास पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ता है इसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया। हरलाक जो है एक भाषा मनोवैज्ञानिक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है, परिमार्जन है। व्यवहार में परिमार्जन ही सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। वैसे तो सारे अर्थ हैं, लेकिन ये सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ की बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। सीखना या अधिगम का जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अर्थ है वो है पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहारजन्य क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाणी दोष कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, धीमी या तेज गति से बोलना। जो वाणी दोष होता है उसे उसका वो क्या वाणी दोष किसे कहते हैं? जब अपनी बातों या विचारों को दूसरों के समक्ष स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते हैं तो वो वाणी दोष कहलाता है। और इसके अंतर्गत, वाणी दोष के अंतर्गत ये आते हैं हकलाना, तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी, ध्वनि परिवर्तन के साथ अस्पष्ट उच्चारण वाणी दोष के ही अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष नहीं, अपितु यह परिस्थिति जन्य ध्वनि में परिवर्तन के कारण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राथमिक स्तर पर मूल्य की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। ठीक है, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। शिक्षण विधि से जो तात्पर्य होता है वो शिक्षण विधि का जो तात्पर्य होता है वो शिक्षण कार्य को करने के लिए अपनाए जाने वाले किसी व्यापक रूप से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। मूल्यों का वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। आध्यात्मिक मूल्य यानी कि प्रकारेण, धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूल्य से तात्पर्य ये होता है कि मानव जीवन के उन सकारात्मक गुणों से कि जो केवल स्वयं को ही नहीं अपितु समाज में रहने वाले अन्य लोगों को भी प्रभावित करता है, ये होता है मूल्य। ठीक है, मूल्य से तात्पर्य, मूल्य से आशय, मूल्य का अर्थ ये होता है। जैसे कि मूल्य के अंतर्गत आता है नैतिकता, आध्यात्मिकता, नैतिक आचरण, कर्तव्य परायणता।
ठीक है। लेकिन येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य इसके अंतर्गत जो है, यह जो है मूल्य के अंतर्गत नहीं आता है। जीन पियाजे और कोहलबर्ग मनोवैज्ञानिक ने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। ठीक है, तो इसमें व्यक्तित्व किसे कहते हैं उसको देख लेते हैं। वातावरण एवं वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित व्यक्ति के वास्तविक या संभावित व्यवहार प्रतिमानों का योग ही व्यक्तित्व कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन होता है? आत्म केंद्रित व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्मुखी के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जो संकोची, लज्जाशील, एकांत प्रिय, मितभाषी, भविष्य केंद्रित, सतर्क, शांत, आत्मचिंतन प्रवृत्ति के जो होते हैं वो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है, क्या होता है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व। इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जो व्यवहार कुशल, चिंता मुक्त, सामाजिक, आशावादी, व्यवहारिक, अहंवादी, आक्रामक, लोकप्रिय आदि गुणों से संपन्न होते हैं, वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन सी उसमें राइट आंसर हो जाएगा, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। ठीक है, जिससे बालक के व्यवहार में परिवर्तन आए, जिससे वह अपने अनुकूल वातावरण का सृजन कर सके तथा कुंठा से बाहर निकल सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जो भाषा विकास के सिद्धांत हैं वो इस प्रकार है, नोट डाउन कर लीजिए। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये 30 प्रश्न पूरा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर कोई प्रश्न में आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।